हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों को पता है कि प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम है, वो अब आने ही वाला है बस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइंस के जितने भी सेक्शन हैं, सबके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कोशिश करेंगे कि उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो अच्छा है, बेसिक्स आपके क्लियर है, तो कहीं न कहीं आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है किसी भी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी कसौटी अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए न्यून ऊष्मा चालकता, ऑप्शन नंबर बी न्यून वैद्युत चालकता, ऑप्शन नंबर सी अधिक विशिष्ट ऊष्मा या फिर अधिक ऊष्मा चालकता। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना है तो उसमें अधिक विशिष्ट ऊष्मा का यूज़ किया जाता है। अब आप लोगों को लगेगा कि अधिक विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो देखिए, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, बेसिकली उसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये हमें यह समझने में हेल्प करती है कि कोई भी जो पदार्थ है, वो कितना ताप अवशोषित कर सकता है या फिर कितना उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है? दोनों ही केस में इसका जो है वो आवश्यकता पड़ता है। जैसे आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा, अगर इसको एग्ज़ाम्पल से समझें, आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को, मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है? किसी भी वस्तु, ये ग्लास है, अब ग्लास को क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं। तो आप लोगों को इतना तो पता है कि हर पदार्थ अलग-अलग मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करता है। यही तो अधिक जो है विशिष्ट ऊष्मा बताती है उसकी, ठीक है? तो बेसिकली यह बताती है कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएँगे, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसको कैसे जान सकते हैं? विशिष्ट ऊष्मा से ही इसको जाना जा सकता है। मैंने क्या बोला? 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उसका विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आप लोग इतना समझ जाइए कि धातु को जब भी पाचन सामग्री के रूप में यूज़ करना है, तो वहाँ पर अधिक विशिष्ट ऊष्मा देखना पड़ता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें हैं वो फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे? फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। सेकंड है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। फिर है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। फिर उसके बाद है उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से, यानी कि ये तीनों। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर क्या होता है, पानी फैलता है। देखिए, ठंडे देश जो होते हैं वहाँ समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, ठीक है? याद रखिएगा इस बात को। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पाइप होता है वहाँ पर, उसमें पानी जो है वो जम जाता है, और जब पानी जमता है तो याद रखिएगा कि जो पानी जमेगा तो पानी के आयतन में क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है, तभी तो वो बर्फ बना लेता है ना, आयतन में प्रसार हो जाता है। अब बंद पाइप में प्रसार के लिए जगह ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, पाइप को फाड़ देगा, ठीक है? प्रेशर के कारण, बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रेशर के कारण। तो इस वजह से क्या हो जाता है, पाइपें फट जाती है ठंडी देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु यानी वह बिंदु जिस पर कि जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा। फिर देखिए लिखा है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? ऑप्शन नंबर 1 कि शीतकाल में हमारा जो बॉडी है वो ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, जिससे कि जो गर्म जल है, मतलब जो जल होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्यों शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है वो गर्म होता है? देखिए, हैंडपंप का जो पानी है वो गर्म इस वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वो वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। और अधिक तापमान जहाँ पर होगा तो पानी क्या होगा, गर्म होगा। आप लोगों को पता है भूगर्भ से
भूगर्भ में बहुत मात्रा में क्या है, ऊर्जा है, ठीक है? बहुत मात्रा में पिघलती हुई चट्टानें हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक आग का जलता हुआ गोला है बिल्कुल, भूगर्भ में, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है, पृथ्वी के भीतर का तापमान ज़्यादा होता है। अब तापमान ज़्यादा होगा तो हैंडपंप से निकलने वाला जो पानी है वो ऑलरेडी आपको गर्म फ़ील होगा, ठीक है? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर के टेम्परेचर से, क्योंकि ठंडी का टाइम है और वहाँ तो साफ-साफ बोला कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी क्यों गर्म होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जो है वो जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर। तो कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए, एक बार किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झीलों के जो नीचे का पानी रहता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना रहता है? एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना है आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट है? ऊर्जा का, एनर्जी का। आगे देखिए, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। क्यों? क्यों बचाते हैं खराब होने से, बताइए? ऑप्शन नंबर ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। या फिर यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब भी आप लोगों को पता होगा बहुत ही कम टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर जो जीवाणु और फफूंदी क्रियाएं होती हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो बेसिकली क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिमालय वगैरह में कई बार होते हैं कि जानवरों की लाशें बिल्कुल दब जाती हैं, तो वो बहुत टाइम बाद भी उनकी जो बॉडी है वो सड़ती नहीं है, सेम टू सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जो आपेक्षिक आर्द्रता है उसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है? परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसको बोलते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। याद रखिएगा, किसी भी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता, उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि न्यून तापमान पर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है, रुद्धोष्म विचुंबकन का यूज किया जाता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं विस्तार से कि रुद्धोष्म विचुंबकन विधि होती क्या है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। देखिए, ये परम शून्य तापमान की प्राप्ति की दिशा में एक मतलब इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ये बेसिकली परम शून्य ताप प्रदान करने में हेल्प करता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये थर्मोडायनेमिक एक प्रक्रिया होती है जिसका यूज़ जो है वो बहुत ही कम तापमान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और यह विशेष प्रकार की एक शीतलन प्रक्रिया है जो कि रुद्धोष्म और चुंबकीय गुणों का यूज़ करती है। तो दोनों का यूज़ करती है, दैट इज़ वाई इसका जो नेम है वो क्या है? रुद्धोष्म विचुंबकन। बेसिकली अगर बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा कि रुद्धोष्म विचुंबकन जो है वह प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी पदार्थ को पहले क्या करेंगे? चुंबकित करेंगे, यानी कि उसको मैग्नेट के संपर्क में लाएंगे, चुंबकित करेंगे, और फिर रुद्धोष्म दशा, यानी कि रुद्धोष्म दशा का मतलब होता है जो कि ऊष्मा का जो ट्रांसफर है वो न करे, ऊष्मा का आदान प्रदान न करे, उसको बोलते हैं रुद्धोष्म। ठीक है, तो पहले उसको चुंबकित करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको रुद्धोष्म दशा में लाएंगे जहां की उसका हीट का आदान प्रदान न हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसके चुंबकीय क्षेत्र को घटाएंगे घटाएंगे बिल्कुल, जिससे कि उसका तापमान क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म विचुंबकन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है? चुंबकित करना है, मैग्नेटाइजेशन करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? हीट को निकालना है, हीट रिमूवल।
फिर उसके बाद क्या करना है, रुद्धोष्म विचुंबकन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये आता है कि रुद्धोष्म विचुंबकन का जो मतलब एप्लीकेशन है या फिर उपयोग है, यूजेज है, वो कहाँ-कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस में रहेगा मान लीजिए क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में, सुपर कंडक्टिविटी में, फिर उसके बाद है परमाणविक घड़ी, या फिर मान लीजिए कोई भी क्वांटम ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसमें, या फिर ब्रह्मांड विज्ञान जिसे आप बोल सकते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है? इन सब में। तो फिर ऑप्शंस में मान लीजिए रहेगा केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, उपर्युक्त सभी, इस तरीके से। तो याद रखिएगा कि इसका जो यूज़ होता है रुद्धोष्म विचुंबकन का, वो क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में होता है, वो सुपर कंडक्टिविटी में होता है, परमाणविक घड़ी और क्वांटम यंत्रों में होता है, ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन में होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग जो है बेसिक्स इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा रुद्धोष्म विचुंबकन का, कि जब भी हम न्यून तापमान पैदा करने के लिए कौन-सा हम लोगों को थ्योरी का यूज़ करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है वो डायरेक्टली टिक करेंगे रुद्धोष्म विचुंबकन पे बिना कन्फ्यूज़ हुए। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या-क्या लिखा है। अतिचालकता एक लिखा है, फिर लिखा है जूल केल्विन प्रभाव, फिर है ताप वैद्युत प्रभाव। इन तीनों को अब मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ा देती हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैम आप बहुत ही कम क्वेश्चन कराती हैं, एक ही क्वेश्चन में लगी रहती हैं। देखिए, जब मैं क्वेश्चन जो है वो जल्दी-जल्दी कराती हूँ, एक क्लास में 50 से 100 क्वेश्चन कराती हूँ, तब आप लोग कहते हैं मैम डिटेल्ड में पढ़ाइए। अब जब मैं डिटेल्ड में पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को लगता है कि मैम ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, इतना डिटेल मत कराइए। तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि ये जो क्लास है अब वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं, खुद से क्वेश्चन करके देख लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है? मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। सो एक बार देखिए कि ये क्लास जो है वो आप लोगों को किस लेवल का जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिकली क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आते हैं, जो कि आपको लगेंगे कि वो ईज़ी हैं। ईज़ी भी होते होंगे, लेकिन केवल उनके लिए जो कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़े होते हैं, जिनका बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि रुद्धोष्म विचुंबकन क्या होता है, तो आप न्यून तापमान पैदा करने के लिए क्या टिक करूँ, ये इसमें तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में आ रही होगी। देखिए, अति चालकता जो है वो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। आप लोगों ने सुना भी होगा सुपर कंडक्टिविटी, पढ़ा भी होगा सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिए बेसिकली जो सुपर कंडक्टिविटी होती है वो ऐसी भौतिक अवस्था होती है जिसमें कि कोई भी जो पदार्थ है वो शून्य विद्युत प्रतिरोध और चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरीके से निष्कासित कर देता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और बेसिकली जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। यानी कि इस अवस्था में कोई भी विद्युत धारा बिना किसी ऊर्जा क्षय के प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि इसमें अवरोध ही नहीं है। अवरोध नहीं है तो जो ऊर्जा है वो कहाँ नष्ट होगी बताइए। मतलब ये आसानी से ऊर्जा का फ्लो कराएगा बिना वेस्टेज के। आप लोगों ने स्कूल में जो है वो इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा कि अति चालकता जो है वह स्थिति होती है जब किसी भी तापमान, मतलब किसी भी जो पदार्थ है उसका जो तापमान है वो एक निश्चित क्रांतिक तापमान से नीचे चला जाता है और वह विद्युत प्रतिरोधहीन बन जाता है। देखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये शून्य विद्युत प्रतिरोध दर्शाता है, फिर यह मेसनर प्रभाव को दर्शाता है। मेसनर प्रभाव क्या होता है पता है? जब भी कोई भी पदार्थ अतिचालक बनता है तो वह पदार्थ क्या करेगा, अपने भीतर से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर कर देता है। इससे वह चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, रिपल करता है। यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेसनर प्रभाव। ठीक है, मेसनर इफेक्ट। और आप बोल सकते हैं कि अतिचालकता जो है वो आपकी ऊर्जा की बचत करती है। ये तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यूज़ है। देखिए, एमआरआई मशीनें इसीलिए इतनी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होती है बेसिकली, क्योंकि उसमें भी कहीं न कहीं अतिचालकता का जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर उसके अलावा जो मैगलेव ट्रेनें हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग क्या जानते हैं मैगलेव ट्रेन क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो चाइना में मैगलेव ट्रेन का और जापान में जो है वो बहुत बार मतलब परीक्षण चल रहा था और वर्तमान में शायद उन लोगों ने बना भी लिया है। ठीक है? और हमारे इंडिया में आप बोल सकते हैं मैगलेव ट्रेन की क्या स्थिति है, तो आईआईटी बॉम्बे ने इस पर रिसर्च शुरू किया है मैगलेव ट्रेन बनाने का। मैगलेव ट्रेन जो है वो जैसे ये पटरी है ना बिल्कुल, ये चुंबक की होगी, ठीक है? और इस पर जो ट्रेन है वो लगभग थोड़ा ऊपर चलेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये मैगलेव ट्रेन है, ठीक है? फिर उसके बाद
जैसे कोई भी मान लीजिए सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसमें भी अति चालकता का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सुपर कंडक्टिविटी का। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं जूल केल्विन प्रभाव की ओर। अब देखिए जूल केल्विन प्रभाव क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जो जूल केल्विन प्रभाव है वो एक ऊष्मागतिकीय घटना है, जिसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक घटना है, जिसमें कि एक गैस जो है वो जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर निस्सारी यानी थ्रोटिंग होती है तो उसका जो तापमान होता है वो बदल जाता है, जबकि कोई ऊष्मा बाहर से ली या दी नहीं जाती है। याद रखिएगा इस बात को, जूल केल्विन प्रभाव में बाहर का जो टेम्परेचर है वो ना तो लिया जाता है और ना ही दिया जाता है, दोनों ही नहीं किया जाता है। इससे अगर हम लोग मतलब बेसिकली परिभाषा से बोले तो जब कोई भी गैस जो है वो रुद्धोष्म रूप से उच्च ताप से निम्न दाब की ओर प्रभावित हो, रुद्धोष्म का मतलब मैंने बताया था कि ना तो टेम्परेचर लेना है उसे और ना ही देना है। ठीक है, तो जब भी कोई गैस जो है वो रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक रूप में उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवाहित होती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। इस तापीय परिवर्तन को ही जूल थॉमसन प्रभाव या फिर जूल केल्विन प्रभाव कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। ताप विद्युत प्रभाव क्या है, तो याद रखिएगा थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ताप विद्युत प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव वह प्रभाव है जिसमें कि जो टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन से किसी भी चालक या फिर अर्धचालक में विद्युत विभव उत्पन्न होता है। विद्युत विभव का क्या मतलब होता है, वोल्टेज। वोल्टेज उत्पन्न होता है या फिर इसके उल्टा यानी इसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित करने से तापमान में बदलाव होता है। इसे बोलते हैं ताप विद्युत प्रभाव। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ताप विद्युत प्रभाव में बेसिकली 3 प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट या प्रभाव होते हैं। फर्स्ट आप लोगों ने स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ा होगा सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि दो भिन्न धातुओं को जोड़कर एक बंद परिपथ बना दिया जाता है मान लीजिए, और उसमें उनके जो जोड़ बिंदु है, ठीक है, उस पर भिन्न तापमान रखा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर पेल्टियर इफेक्ट आता है। पेल्टियर इफेक्ट में इसमें भी वही होता है, दो भिन्न भिन्न धातु है मान लीजिए, ठीक है, उसको जोड़कर विद्युत धारा अब उसमें प्रवाहित करेंगे तो एक जोड़ गर्म होगा और दूसरा जोड़ ठंडा होगा, जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं हो रहा था। पहले वाले में जोड़ बिंदुओं पर भिन्न तापमान रखा जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग रही थी। फिर उसके बाद थॉमसन इफेक्ट होता है एक, उसमें क्या होता है, एक ही धातु या चालक में तापमान अंतर हो और उस पर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो अतिरिक्त ऊष्मा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन होने लगता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए शीतलन की जो दर है किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान में, फिर है यह सभी, या फिर विकिरणकारी सतह की प्रकृति, या फिर विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। बताइए, ये ऑल है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, बॉडी और उसके आसपास की चीजों का जो तापमान में अंतर होगा उस पर निर्भर करती है शीतलन की दर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा न्यूटन के शीतलन नियम, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसके अनुसार एक नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु यानी बॉडी के शीतलन की जो दर होती है वो वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। इस बात को याद रखना है। तो ये जो है ये न्यूटन के शीतलन के नियम के आधार पर कहा गया है, ये उन्हीं का डेफिनेशन है बेसिकली। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में जो अंतर होता है वो बेसिकली वातावरण और उसके आसपास के क्षेत्र के समानुपाती होता है। इस तरीके से आएगा और बोल देगा कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, न्यूटन, फिर आइंस्टीन, और फिर ऐसे करके और एक दो एग्जाम्पल्स होंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि न्यूटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्म जो है वो किसका यूनिट है, तो थर्म जो है वो ऊष्मा का यूनिट है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जल का जो क्वथनांक है, जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उच्च तुंगता पर किस कारण से
घट जाता है। तो याद रखिएगा निम्न वायुमंडलीय दाब पे आप लोगों को पता होगा जैसे-जैसे हम ऊँचाई पर जाते हैं पहाड़ों पर, ठीक है? तो ऊँचाई पर जाने पर हवा जो हो जाती है वो विरल हो जाती है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। डेंसिटी जब कम होगी तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर हाई होगा। तो जब प्रेशर लो होगा बेसिकली तो उस टाइम पे क्या होगा? किसी भी चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो उसी तरीके से जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो किस वजह से हुआ ये? इसको इरेज़ कर लेते हैं। बताइए किस वजह से हुआ? ऑप्शन नंबर बी निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। आई होप कि आपको आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया, सारे के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए क्योंकि लास्ट टाइम पे यही काम आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।